सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो और थैंक यू जुड़ने के लिए। मेरा नाम इंद्रेश शर्मा है और मैं इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू आईडीआर से जुड़ा हूँ। आईडीआर बेसिकली सामुदायिक विकास में काम करने वाला भारत का पहला और सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म है। आईडीआर पर हम बेसिकली डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़ी जो भी चैलेंजेस हैं या जो भी समाधान हैं उससे जुड़े एक्सपीरियंसेस हम आईडीआर पर जगह देते हैं। चौपाल एट आईडीआर हिंदी के इस पहले सीजन में आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है। इस सीजन में हम संस्थाओं में एचआर पॉलिसी से जुड़े अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं और ये हर बुधवार को आयोजित किया जा रहा है। हम ये पहल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के सामने चाहे संस्था के कल्चर की बात हो, चाहे नियुक्तियों की बात हो, चाहे उनकी ग्रोथ के बारे में की बात हो, बहुत सारे उनके सवाल रहते हैं। तो हमें लगा कि इस तरीके का हम लाइव करें और ये पूरी सीरीज करें। इसलिए हम ये आईजी लाइव ऐसे संस्थाओं के एक्सपर्ट्स के साथ कर रहे हैं जिन्होंने पहले से ही अपनी संस्थाओं में अपने कर्मचारियों, अपने स्टाफ के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं। हमारे इस सीजन के पहले सीजन के पार्टनर हैं एकेएम इम्पैक्ट फाउंडेशन। एकेएम इम्पैक्ट फाउंडेशन एक सोशल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सेक्टर में हायरिंग के लिए इम्पैक्ट हायर डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया है। पिछले सप्ताह के आईजी लाइव में हमने संस्थाओं में जो के करियर ग्रोथ को लेकर बात की थी कि क्या क्या करियर ग्रोथ का मतलब क्या है और उसमें जो कार्यकर्ता हैं उनकी क्या भूमिका है, जो लीडर्स हैं उनकी क्या भूमिका है। आज के इस लाइव में हम बात करेंगे संस्थाओं में कल्चर के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस को लेकर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गूंज संस्था से मीना बेसोया जी हैं। मीना जी ने 1 दशक से भी ज्यादा का समय गूंज संस्था में डेटा कोऑर्डिनेशन, वॉलंटियर एंगेजमेंट, रूरल पार्टनरशिप को बेहतर करने में लगाया है। वर्तमान में मीना जी संस्था की रणनीतियों, चुनौतियों और संरचनाओं पर सहयोग करने पर फोकस कर रही हैं। इस आईजी लाइव में आपका बहुत स्वागत है मीना जी। थैंक यू इंद्रेश जी, बहुत खुशी हो रही है साथ में जुड़कर। थैंक यू सो मच। मीना जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये था कि किसी भी संस्था में कल्चर का क्या मतलब होता है और कल्चर पर बात करना इतना जरूरी क्यों है? जी, तो पहले ये भी जानना जरूरी है कि हम ऑर्गेनाइजेशन किसी कल्चर से क्या समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, बहुत सारे लोग जब साथ में आते हैं और हम सभी लोग कुछ ना कुछ वैल्यूज और अपने साथ काम करने के तरीकों को लेकर आते हैं। और इसके साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि जब बहुत सारे लोग साथ में जुड़ते हैं तो किस तरह से काम होता है, हम लोग क्या तरीकों से काम करते हैं, क्या वैल्यूज के साथ काम करते हैं, वो सब एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाता है। जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में हमारी कुछ वैल्यूज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और उनको मेंटेन करता है। ये एक तरह से नॉन नेगोशिएबल होते हैं और उसके साथ साथ ही बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मॉडिफाई भी होता है बेस्ड ऑन कि हम क्या एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं और हर एक इंडिविजुअल जो साथ में जुड़ता है वो क्या कल्चर और बिलीव्स, क्या प्रैक्टिसेस लेके आता है, तो वो सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाता है। और इस पे बात करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये एक तरह से इवॉल्व होता जाता है। जैसे हम एज ह्यूमन बीइंग हम अपना भी एक ग्रोथ देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पिछली क्या मुश्किलें रही थी, किन तरीकों से हम लोग किसी चुनौतियों से निकले थे, हमारी क्या सक्सेस रही थी, हम ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं। और जब तक हम इन पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे आगे बढ़ने का, हमको क्या तरीका होना चाहिए, क्या पाथ होना चाहिए, क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, वो हम नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी इवॉल्व होता रहता है और उस पे हमें रिफ्लेक्ट कर कर हर बार देखने की जरूरत होती है कि हम सही डायरेक्शन में जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं वो डायरेक्शन हमें हम अपनी वैल्यूज को लेकर साथ में चल रहे हैं, वहां पे हम जो हमें नहीं करना चाहिए क्या हम उसको तो कहीं इंक्लूड नहीं कर ले रहे हैं, या हम क्या तरीके हैं जो हमें जरूरी रखने चाहिए और हम उन वैल्यूज से नहीं हटने चाहिए। वो बहुत जरूरी है कि हम उनको टाइम टू टाइम उन पर बातचीत करते रहें और उनको
रिफ्लेक्ट कर कर जरूर देखते रहें। तो वही इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे भी जरूरी है हम लोग साथ में मिलकर बात करें। और ऑर्गेनाइजेशन ये हम लोग मतलब अपनी मीटिंग्स जब जिस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं वहां पे भी हम लोग ये जरूर कोशिश करते हैं कि इन सारी चीजों पर बैठकर बात की जाए। क्या ऐसे मुद्दे हैं या ऐसी क्या चैलेंजेस हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हम लोग साथ में डिफाइन करते चले, उन वैल्यूज को हम लोग होल्ड करते चले। तो यही ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब है जी। और संस्था का कल्चर कैसे शेप होता है बेसिकली आपके हिसाब से, और इसमें लीडरशिप और एम्प्लॉयज की क्या भूमिका होती है? देखिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो मैं अभी भी शेयर कर रही थी, शेप जब हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को शेप करने के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, हमारे सेटबैक रहे होते हैं, हमको जिन चीजों से सक्सेस मिली होती है, वो बहुत डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या रहेगा। और हम काम उदाहरण दे सकते हो यहाँ पे? क्या कोई उदाहरण दे सकते हो आप प्लीज यहाँ पे? हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे गूंज में हम लोग सामान को बहुत महत्व देते हैं। गूंज संस्था शहरों से सामान जो इकट्ठा करती है उसको हम लोग बहुत वैल्यू देते हैं। उस सामान को हम लोग प्रोसेस करते हैं और उसको इंटीरियर रूरल इलाकों में भेजते हैं ताकि वहां पे डेवलपमेंट के काम किए जा सके। तो मटेरियल जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम मटेरियल को बहुत वैल्यू करते हैं। और इसमें जैसे हम लोग जब भी ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, हम उसको कितना महत्व देते हैं। हम लोग हर एक चीज का हिसाब जरूर रखते हैं और वो किस तरह से अच्छे से यूटिलाइज हो सके, हम इसका ध्यान रखते हैं। सिमिलरली उतनी वैल्यू हमारे लिए सामान की है। तो वो सामान जिस तरह से हमारे लिए वैल्यू होल्ड करता है, ये चीज ये दर्शाती है कि हम अपना जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको हम कितना ध्यान से रखेंगे। और वो फिर भले ही सामान हो या फिर किसी का समय हो, किसी की कोई ह्यूमन हो, कोई लोग हो, उन्हीं को भी उतना वैल्यू मिलेगा। तो ये हमारी हिस्ट्री से डिफाइन हुआ है कि हम लोग हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से रखेंगे और वो फिर हर क्षेत्र में फिर देखने को मिलेगा। तो यही फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिफाइन करता है कि हमारी वैल्यू डिफाइन करता है कि हम लोग जितने भी रिसोर्सेज जो भी हमारे पास अवेलेबल है, भले ही वो कितना भी लिमिटेड हो या कितनी भी ज्यादा क्वांटिटी में हो, क्योंकि बहुत बार ये भी होता है जब ज्यादा क्वांटिटी में चीजें होती हैं तो हम उसका उतना वैल्यू देना छोड़ देते हैं उस चीज को। पर हम लोग ये जरूर हर बार रिफ्लेक्ट कर कर ध्यान कर रहे होते हैं कि कोई भी छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, उस पे जरूर हम लोग ऑप्टिमम उसको यूटिलाइज कर सके। तो ये इसका एक उदाहरण है। और इसमें जो आप बात कर रहे थे कि लीडरशिप का क्या रोल रहता है, जी जी, तो आई थिंक गूंज में हम लोग ये जरूर कोशिश करते हैं कि कोई नया है, कोई पुराना है, पर सब लोग डिसीजन मेकिंग में जरूर आए और सब लोग अपने ओवर द टाइम अपने एक्सपीरियंसेस के साथ वैल्यू ऐड कर सके जो भी वो काम कर रहे हैं। तो लीडरशिप का रोल ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बना है वो मेंटेन हो। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इन सारी चीजों पे बात करना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी बनाए रखना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन सारी चीजों के ऊपर बात भी होती रहे, वो भी बहुत जरूरी है। वो लीडरशिप को क्योंकि एक हिस्ट्री पता होती है बहुत क्लोजली ऑर्गेनाइजेशन की, उनको ये पता होता है कि इवॉल्व किस तरह से किया है ऑर्गेनाइजेशन ने। तो एक लॉजिक है कि वो प्लेटफॉर्म्स क्यों बने थे किसी समय पे, या हम लोग इवॉल्व करते हुए यहाँ तक किस तरह से पहुंचे। तो ऐसे प्लेटफॉर्म जरूर सबके लिए बने रहें ऑर्गेनाइजेशन में। लीडरशिप का वो रोल भी रहता है। और इसके साथ साथ नए टैलेंट को भी रिकॉग्नाइज करना, वो भी लीडरशिप का रोल है। आई थिंक ये स्पेस जरूर मिलना कि अगर कोई नए लोग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, भले ही वो कितने भी एक्सपीरियंस के साथ हो या न्यू कमर हो, पर वो स्पेस मिलना, उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, उनका ग्रोथ कहीं पे ये ना सोचते हुए मतलब उसमें कोई
कोई चैलेंज ना आए, उनको वो स्पेस मिले अपनी बात रखने के लिए, उनको वो मौके मिले कि वो और रिस्क टेकिंग कर पाए, नए एक्सपेरिमेंट कर पाए। लीडरशिप का ये जरूर एक रोल रहेगा। और इसके साथ ही ये चीज भी बहुत जरूरी है कि जो चीज हमें मिली, मतलब क्योंकि लीडर भी जब कभी ऑर्गेनाइजेशन में इवॉल्व हुए हैं, उन्होंने एक ओवर द टाइम उनकी एक जर्नी रही है, और वो किसी तरीके से वहां तक पहुंचे, उनको भी ऐसे नए अपॉर्चुनिटीज मिले होंगे, उनको ऐसी नई स्पेसेस मिली होंगी, तब वो उस पोजीशन में आए होंगे। आई थिंक वो जगह और लोगों के लिए भी बनाए रखना, और जो आपको मिला वो और लोगों को भी साथ में शेयर करना, वो भी बहुत जरूरी है। और एम्प्लॉयज के बारे में भी अगर आप बता सकें थोड़ा सा, क्योंकि आपने लीडरशिप के बारे में बताया, अगर एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप बता पाए। एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से आई थिंक ये चीज को वैल्यू करना कि ये एक शेयर्ड स्पेस फिर होती है, आई थिंक वो भी बहुत जरूरी है। जो भी टीम मेंबर्स होते हैं, वो अपना पार्टिसिपेशन भी फुल्ली किस तरह से इन कॉन्वर्सेशंस में रख पाए, वो भी उतना ही जरूरी है जितनी वो स्पेस देना जरूरी है। और आई थिंक कहीं पे भी अगर चुनौतियां आती हैं, या अगर कुछ चीजें करने में दिक्कतें होती हैं, नहीं नेविगेट कर पाते हैं, आई थिंक वो चीजें सामने रखना और उनके सोल्यूशंस भी रखना। मतलब हम बहुत बार ये देखते हैं, या ऐसा होता भी है, मतलब इट्स नॉट ये किसी टीम मेंबर के लिए ही जरूरी होगा, वो एक ह्यूमन नेचर ही उस तरह से होता है कि हम लोग प्रॉब्लम्स बहुत इजीली आइडेंटिफाई करते हैं, पर सॉल्यूशंस इतनी, मतलब उसमें क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें अलाइन करके देखनी होती है, तो सॉल्यूशंस बहुत आसानी से नहीं निकलते हैं। पर प्रॉब्लम्स के साथ साथ जरूरी है कि हम लोग सॉल्यूशंस भी अगर रख पाए, और किस तरह से चीजें इवॉल्व हो सकती है, उनको किस तरह से और इम्प्रूव किया जा सकता है, वो चीजें सजेस्ट करना भी नहीं जरूरी है। थैंक यू। एक चीज और जानना था आपसे कि अपनी संस्था में कल्चर को कैसे असेस करें, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो अलग अलग संस्थाओं में काम करते हैं, कुछ लीडर्स हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं। ये कैसे असेस करें कि हमारी संस्था का कल्चर कैसा है? तो अगर आप उसके कुछ उदाहरण भी जरूर अगर आप यहाँ पे दे पाए। देखिए, असेस करने के लिए ऐसा, जैसे हम लोग बहुत बार परफॉर्मेंस रिव्यू जब कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक पूरे कोई फॉर्म्स होते हैं, कोई नोट्स होते हैं उसको असेस करने के लिए। पर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इतना इवॉल्विंग है और इतना इंगेजिंग रहता है कि उसको हम जरूर कहीं सर्वेस के थ्रू हम लोग जरूर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। पर यह भी बहुत जरूरी है कि हम किसी जगह पे जब जाते हैं और वहां पे किस तरह से एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं, किस तरह से हम लोगों ने स्पेस दी हुई है अपनी बात सामने रखने के लिए, वो चीज भी बहुत मायने रखती है असेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को। गूंज में मतलब हम लोग ऐसा कोई हायरार्की नहीं है यहाँ पे, हमारी कोई डेजिग्नेशंस इस तरह से ऐसे डिफाइंड नहीं है। तो एक ग्रुप में फाउंडर भी वहां पे हैं और टीम मेंबर्स, नए टीम मेंबर्स भी वहां पे है। तो ऐसा नहीं है कि लीडर्स ने अपने आप को अप्रोचेबल नहीं रखा है, कोई भी उनको भी अप्रोच कर सकता है। तो ये चीजें अगर फाउंडर और न्यू टीम मेंबर्स के बीच में है, तो ये क्या हर जगह पे एप्लीकेबल है? हमारे बहुत छोटे बड़े देश भर में ऑफिसेज हैं, अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वहां पे अगर असेस करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी देखना जरूरी है कि वहां पे जो सीनियर टीम मेंबर्स हैं और जो नए टीम मेंबर्स हैं, उनके बीच में कितनी दूरी कितनी कम है, वो कितने अप्रोचेबल हैं, और अगर अप्रोचेबल है, मीटिंग एक जगह एक स्पेस में हो भी रही है, वो अपना कितने कंफर्टेबल है अपनी बातें वहां पे रखने के लिए, वो चीज असेस करती है। मतलब उससे हम असेस कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किस तरह से इवॉल्व हो रहा है किसी जगह पे। और डिसीजन मेकिंग में ये जरूर होता है कि बहुत बार डिसीजन मेकिंग छोटी बड़ी हम लोग हर तरीके से कर रहे होते हैं। सीनियर लेवल पे शायद वो थोड़ी और गंभीर मुद्दों पे डिसीजन मेकिंग हो रही होगी, या थोड़ी और इन डेप्थ उसमें होगी, पर उसके लॉजिक सबको पता है या नहीं पता, मतलब नए टीम मेंबर उसमें कितना इंक्लूडेड है कि हम लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, और हम कुछ चीज नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है। आई थिंक वो चीज
उसमें कितना इन्वॉल्व है सब लोग, वो चीज भी असेस करती है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है। जी। एक सवाल इसी में कि अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मान लीजिए सेंटर दिल्ली, हम उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि दिल्ली उनका मेन ऑफिस है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में भी ऑफिसेस हैं, तो आपके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाना कितना इजी या कितना मुश्किल रहता है जब अलग अलग स्टेट्स में आपके ऑफिसेज हैं, वहां पे अलग स्टाफ है, वहां का कल्चर अलग है, भाषा अलग है, प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो मेंटेन करना इजी है या वो चुनौतीपूर्ण है? देखिए, इजी, इट्स मोर इंटरेस्टिंग ये कह सकते हैं, मतलब इजी और मुश्किल ना रखकर जरूर इंटरेस्टिंग होता है कि किस तरह से वो चीजें मेंटेन की जा सके। एक एक हेड ऑफिस अगर कह लीजिए और बाकी फील्ड ऑफिसेज और सिटी ऑफिसेज जिस तरह से होते हैं, वो कल्चर किस तरह से वहां पे मेंटेन किया जा सके, वो एक अलग तरीका उसका जरूर हो सकता है। वो एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है अगर कोई भी उसको देखने के लिए अगर जाए, या वो किस तरह से मेंटेन हो पाए। और इसमें जरूरी है कि बहुत रेगुलर कॉन्वर्सेशंस हो टीम्स के बीच में। सिर्फ हेड ऑफिस से ही लोग जाकर फील्ड ऑफिसेस विजिट ना करें, बट वो दूसरा साइड भी हो, फील्ड ऑफिसेस से भी लोग आकर हेड ऑफिस में या दूसरे ऑफिसेस में भी, जरूरी नहीं है वो हेड ऑफिस और एक सिटी ऑफिस का ही रिलेशन हो, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि पूरा एक है और ये बस डिफरेंट लोकेशंस है काम करने की, पर आपसी दो ऑफिसेस में भी किस तरह का रिलेशनशिप, वहां पे लोग कितना एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। और वो एक क्रॉस लर्निंग का मौका भी देता है, एक दूसरे के क्षेत्र में काम जो हो रहा है उससे सीख पाते हैं कि और क्या इनोवेशंस की जा सकती हैं, अगर कुछ चीज कहीं पे सक्सेसफुल है क्या वो और जगह पे भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है या नहीं। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो किसी जगह की होती हैं वो कितना फ्रीक्वेंटली हम शेयर कर पाते हैं उस चीज को, तो ये आई थिंक एक मेंटेन करने का तरीका हो सकता है। ठीक है। लाइव में जुड़ने वाले साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई सवाल है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बीच में कोई अगर सवाल मैं ले पाऊं तो जरूर लूंगा, तो आप लोग अपना सवाल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। थैंक यू मीना जी। एक चीज और कि अच्छे कल्चर की क्या पहचान होती है आपके हिसाब से, और संस्था अपने कल्चर को कैसे इम्प्रूव कर सकती है, अगर आप उसके बारे में बता सके। देखिए, यही चीज जो अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किसको कहते हैं, वो हर जगह पे डिफरेंट अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग इवॉल्व करता है कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किसको कहेंगे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं अपने वैल्यूज की, जहाँ पे हम डिग्निटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो डिग्निटी का मतलब यही रहेगा कि सिर्फ इंसान का ही डिग्निटी, उसमें फिर उसके अलावा और चीजों की भी डिग्निटी हमें मेंटेन करनी होगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम किस तरह से रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हैं वो हमारा एक वैल्यू है, तो उसके बेसिस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इवॉल्व होगा। तो वैल्यू से अलाइंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो होता है वही एक हम उसी को ही अच्छा बोलते हैं। पर वो अगर इवॉल्व होता भी है, क्योंकि समय के साथ बहुत सारी नई चीजें जुड़ती हैं और हमें कुछ ना कुछ इंक्लूड करते रहना पड़ता है, पर ये जरूरी है कि हमारे फिर नॉन नेगोशिएबल्स डिफाइंड हो कि हम इन चीजों को नहीं रखेंगे साथ में। जी, यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हो, कुछ उदाहरण दे सकते हो आप प्लीज? जी जी। तो जैसे पहले मैं मटेरियल के बारे में बात कर रही थी, तो गूंज में हम लोग ये जरूर कोशिश करते हैं कि जो भी हम अपने ऑफिसेज में या जो भी सामान यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो हम कुछ भी परचेज ना करें, उसको जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उन्हीं को ही यूटिलाइज फुल्ली कर सकें। पर अगर काम करते समय अब ओवर द टाइम एक अच्छे मशीन की जरूरत है, एक अच्छा लैपटॉप जो फंक्शनल हो उसकी जरूरत है,
तो अब मैं उसी थॉट प्रोसेस से नहीं रह सकती हूँ कि अब हम नहीं इसको कुछ भी परचेज करेंगे, जो हमारे पास जो भी अवेलेबल होगा हम उसी को ही इस्तेमाल करेंगे। पर अब अगर वो चीज एफिशिएंसी में कहीं ना कहीं बाधा डालती है, उसमें कहीं चैलेंज आता है, तो ओवर द टाइम वो नीड इवॉल्व होगी कि हाँ हमें कुछ चीजें ऐसी इंक्लूड करनी पड़ेंगी। पर नॉन नेगोशिएबल जरूर ये है कि पहले जो है चीजें उन्हीं को ही इस्तेमाल करें, फिर बाद में देखें कि और क्या चीजें इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। तो ये एक पर हमारा नॉन नेगोशिएबल जरूर डिफाइंड है कि रिसोर्सेस का फुली यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जो भी हमारे पास अवेलेबल है उनकी बेकदरी ना हो। तो इस तरह से इवॉल्व हुआ है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, और नॉन नेगोशिएबल पर बने रहे वो बहुत जरूरी है। जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमारे साथियों को अगर आप बता सकें कि 3-4 चीजें जो हम ये मान सके, उन 3-4 चीजों के देख के कि हाँ ये संस्था का कल्चर बहुत अच्छा है, कोई ऐसी चीजें अगर आप बता सकें। इसमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में हमारे लिए, मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ये चीज बता सकती हूँ कि नए टीम मेंबर्स को भी कितना स्पेस मिल पाता है वो बहुत जरूरी है। हम ओवर द टाइम रिस्क टेकिंग, अगर जब ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व करती है तो उतना ही रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टेक पे उसमें होती है। जब हम लोग स्टार्टिंग ईयर्स में होते हैं तो बहुत एक्सपेरिमेंटल का, वहां एक्सपेरिमेंट्स का स्कोप रहता है, पर वो हम उसको लूज ना करें। आई थिंक वो जरूरी है कि वो बना रहे, भले ही उस स्केल पे ना रहे पर वो चीज बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। इनोवेशन उसी के थ्रू ही बिल्डअप होता है, तो रिस्क टेकिंग इसलिए साथ में जरूरी होती है। और इसके अलावा नए टीम मेंबर्स को मौका मिलना, ये एक अच्छी पहचान होगी एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की। और इसके अलावा अगर और कोई आपको लगता है कि जो हमारे साथियों के लिए यूजफुल हो सकता है कल्चर से संबंधित, जो भी चाहे वो चैलेंजेस हैं या उसके कुछ सॉल्यूशन हैं, कोई आपको लगता है कि कुछ और आप हमारे साथियों के साथ शेयर करना चाहते हैं इसके? आई थिंक इसमें जरूरी है कि हम लोग कॉन्वर्सेशन जरूर करते रहें इसके अराउंड। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हम अगर कहीं लिखकर भी उसको डिफाइन कर देंगे कि इस तरह से हमें काम करना है, वो बहुत बार शायद उस तरह से प्रैक्टिस में नहीं आएगा जब तक या तो लीडर्स उसको प्रैक्टिस ना कर रहे हो या आसपास आप लोगों को उसको प्रैक्टिस करते हुए ना देख रहे हो। कभी कोई अगर आता है तो वो उस चीज को अडाप्ट कर पाता है या उसको समझ पाता है कि यहाँ पे क्या वैल्यूज हैं, यहाँ पे क्या तरीके हैं काम करने के। तो वो ये भी बहुत जरूरी है कि मतलब वो कहीं बस लिखे ना रहें, उनकी प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है। और हर एक, जैसे बात हो रही थी, हर एक छोटी बड़ी जगह पे एक कल्चर ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है, क्योंकि अलग टीम मेंबर्स वहां पे जुड़े हुए हैं, सब जगह पे सेम कल्चर नहीं होगा, पर नॉन नेगोशिएबल जरूर होने चाहिए कि किन चीजों से हम लोग डाइवर्ट नहीं होंगे। तो या आई थिंक वो प्रैक्टिस में लाना और उनके ऊपर बातचीत करना ये बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के लिए। ठीक है। और क्या ये दोनों तरफ से होना चाहिए या सिर्फ लीडरशिप की तरफ से ही होना चाहिए? नहीं, ये तो इन चीजों को, इन वैल्यूज को एज रोल मॉडल डिफाइन करना वो बहुत जरूरी है कि लीडरशिप की तरफ से हो। बाकी टीम मेंबर्स की तरफ से ये जरूरी है कि वो ओपन रहें इन चीजों को और समझने के लिए, उनकी लॉजिक को समझने के लिए। तो ये कभी नहीं होगा कि वो एक तरफा ही होगा, दोनों का पार्टिसिपेशन ही उसमें उतना जरूरी होता है। और किस तरह से साथ में मिलकर वो इवॉल्व हो सके वो भी देखना पड़ेगा। लीडरशिप ये कैरी फॉरवर्ड कर सकती है कि ऐसी स्पेसेस मिले, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिले जहां पे बातचीत हो। वो एक रोल मॉडल बन सकते हैं कि बाकी टीम मेंबर्स अगर कोई वैल्यू है उससे डाइवर्ट ना हो। पर बाकी टीम मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है कि उस चीज को समझे, उसके क्या लॉजिक रहे हैं, वो क्यों इस तरह से इवॉल्व हुआ है, इसमें और क्या ऐड हो सकता है या क्यों नहीं ऐड हो सकता है, वो चीज भी समझनी साथ में जरूरी है। तो एक तरफा नहीं होगा, ये दोनों तरफ से ही अंडरस्टैंडिंग की बात है। ठीक है। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कल्चर से संबंधित, जो आप गूंज संस्था के बारे में आप जो
आपको लगता है कि शेयर करना चाहें आप जरूर वो करें प्लीज। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में आई थिंक यहाँ पे जो एक बहुत खूबसूरत चीज मुझे मुझे लगती है, यहाँ पे टीम मीटिंग्स बहुत ओपन स्पेस में होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जरूर एक कॉन्वर्सेशंस अलग अलग डीपर कॉन्वर्सेशंस ग्रुप्स के साथ होती है, पर ये नहीं होगा कि कुछ एक हायरार्की या एक लेवल पे लोग अलग से बात कर रहे होंगे। सभी लोग समय समय पर साथ में जुड़ते हैं और बात कर रहे होते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या चीजें सक्सेसफुल अच्छी चल रही हैं, क्या चीजें हमें बनाए रखने की जरूरत है, पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम और इम्प्रूव कर सकते हैं और उनका क्या सॉल्यूशंस हो सकता है। आई थिंक वो ओपन कॉन्वर्सेशन करना कि दोनों, अगर हम इसको दो साइड्स ही बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, सभी लोगों की उसमें भागीदारी होती है, पर एक सबका एक थॉट प्रोसेस समझ जानने का वहां पे मौका मिलता है और खुद को भी रिफ्लेक्ट करने का वहां पे एक स्पेस मिल जाती है कि अगर मैं कुछ अलग सोच रही हूँ या मुझे लग रहा है कि इन चीजों में मुझे इम्प्रूव करना है, तो मुझे भी वहां पे कुछ वैलिडेशंस और थॉट प्रोसेस मिल जाते हैं। तो गूंज के कल्चर के बारे में मुझे यही शेयर करना था। आई थिंक मेरे लिए वो चीज बहुत मुझे रिलेट करती है, जहाँ पे इस तरह की मीटिंग स्पेसेस मिलती हैं। जी, बस एक लास्ट चीज आपसे समझना चाह रहा था कि आपकी टीम फील्ड में भी तो काम करती है, तो आप कैसे इनको एक टेबल पे लाने की कोशिश करते हैं? जो आपने अभी कहा कि हम थोड़ा ओपन स्पेस करने की कोशिश करते हैं, तो क्या उसमें उसको कैसे आप बेसिकली स्ट्रीमलाइन करते हैं, क्योंकि वो काफी दूर है एक तरह से आपके लीडरशिप टीम से, तो आप उसको कैसे और ज्यादा सरल करने की कोशिश करते हैं इन कल्चर को बेहतर करने में? इसमें ऐसा हम लोग एक साल में या हर 6 महीने में एक ऐसी मीटिंग जरूर रखते हैं जहाँ पे सब लोग साथ में मिलकर बात कर सके और फर्दर प्लानिंग और वैल्यूज के ऊपर, कल्चर के ऊपर बातचीत कर सके। वो बहुत जरूरी है। भले ही वो फिजिकल जरूर एक बार हो, बाकी समय ऑनलाइन भी वो कॉन्वर्सेशंस होती रहे। फील्ड विजिट्स उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है और वो फील्ड विजिट सिर्फ लीडरशिप टीम या एचओ से नहीं होती है, वो बाकी दूसरे ऑफिसेस से भी फील्ड विजिट्स होती हैं, ताकि एक दूसरे के वहां पे जो चैलेंजेस हैं या काम करने के तरीके हैं और लोगों की जो भी परेशानियां हैं उनको भी समझा जा सके। वैसी स्पेसेस भी हैं, वो फील्ड विजिट्स भी जरूरी होती हैं। तो ये इन माध्यम से हम लोग जरूर टीम के साथ रेगुलरली टच में रहने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा रेगुलरली, मतलब ये तो बड़ी लार्जर नेशनल टीम मीटिंग्स हो गई, उसके अलावा भी रेगुलर इस तरह की कॉन्वर्सेशंस अलग अलग ग्रुप्स में होती रहती हैं या मंथली मिलते रहते हैं, जहां पे इन सब पे बातचीत हो सके। ओके, थैंक यू सो मच मीना जी, आपने इतने अच्छे से सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझाया और बताया कि किस तरीके से गूंज में आप लोग कल्चर को बेहतर करने में आप लोग काम कर रहे हैं। और आई होप कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए ये चर्चा यूजफुल रही। अगला जो अगले वेडनेसडे को जो हमारा सेशन रहेगा वो है संस्था में नियुक्तियां। मैं चाहूंगा कि हमारे बाकी जो भी साथी अभी जुड़े हैं वो हमारे साथ अगले सेशन में भी जरूर जुड़ें। आप सभी साथियों का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मीना जी, थैंक यू सो मच इस IG लाइव में हमारे साथ। थैंक यू सो मच।